स्टूडेंट्स, जैसा कि आज क्लास 9 का ही लेसन 1 का एक नया टॉपिक है राइबोसोम। आज हम जानेंगे राइबोसोम। तो आपने पिछले वीडियो में कई बार राइबोसोम का नाम सुना होगा। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अंतःपत्रवी जालिका बताया गया तो उसमें भी राइबोसोम का नाम आया। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया बताया गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी थी तो क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण लगे थे उनका भी राइबोसोम का नाम आया था। फिर हरित लवक जब बताया गया पिछले वीडियो में तो उसमें भी जो नाम आया राइबोसोम का। तो राइबोसोम होता क्या है, आज हम जानेंगे राइबोसोम के विषय में। तो राइबोसोम के विषय में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ठीक, फिर राइबोसोम होता क्या है, कैसा बना होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी कितने प्रकार का होता है। दूसरा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, तो जो राइबोसोम है वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने सूक्ष्म आकार के कलाविहीन कण होते हैं। सूक्ष्म आकार के कलाविहीन कण होते हैं। ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे जो राइबोसोम होता है वो किससे मिलकर बना होता है तो बताएंगे कि राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। मतलब क्या है इसका, तुरंत दिमाग में प्रश्न आएगा कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या होती है। तो बता दें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या होती है, क्योंकि जब कोई चीज आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती है, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनती है, तब उसे कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्योंकि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसीलिए जब आरएनए और प्रोटीन मिलती है तब इसे कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक, तो ये हो गया राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। फिर सूक्ष्म आकार के, मतलब इनका आकार कैसा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाविहीन, हमारे कोशिका के ऐसे कोशिकांग हैं जिन पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जिन पर कोई कला पाई नहीं जाती है, मतलब ये कलाविहीन होते हैं। तो यही एकमात्र ऐसे अंग है जो कलाविहीन होते हैं, जिन पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो हमारे कोशिका के कलाविहीन कण होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आ गया होगा आपको समझ में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया पर जो क्रिस्टी होती है उस पर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात शॉर्ट में कहें से तो ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में कहें तो अंतःप्रद्रवी जालिका में के ऊपर पाए जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इतनी जगह पर पाए जाते हैं। जी, फिर केंद्रक वगैरह कुछ और भी अंग है जिनमें पाए जाते हैं, तो उन्हें कुछ लिख दिए हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हरित लवक में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा राइबोसोम के विषय में जानकारी। अब आता है राइबोसोम के प्रकार। तो राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और किसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अवसादन गुणांक के आधार पर। किसके, अवसादन गुणांक के आधार पर। अवसादन गुणांक के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के और 80S प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो अब जानेंगे 70S प्रकार के राइबोसोम क्या होते हैं। देखिए 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक। जब आपको मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका बताई थी तो उसमें भी आया होगा कि इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो वही हम बताएंगे 70S प्रकार के राइबोसोम। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी जो बड़ी इकाई होती है, देख रहे हैं आप चित्र देख रहे हैं, तो इसकी जो बड़ी इकाई होती है वो 50S की होती है और जो छोटी इकाई होती है वो 30S की होती है। तो ये टोटल मिलकर हो जाता है 70S। आप ये ना समझना कि 50S और 30S तो मिलकर 80S हो जाते हैं। आपको तुरंत दिमाग में आया होगा कि 50S और 30S तो 80S होते हैं, 70S का है लिखा। तो ये केवल इसका अवसादन गुणांक है, ये इसकी माप है। तो बड़ी जो इकाई होगी, जो बड़ी इकाई होती है 70S के राइबोसोम की जो बड़ी इकाई होती है वो 50S की होती है और जो छोटी इकाई होती है वो 30S की होती है। टोटल मिलाकर अब ये 70S प्रकार का राइबोसोम हो जाता है।
अब दूसरा आता है 80 प्रकार का राइबोसोम। तो ये मुख्यतः मेनली जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं अर्थात सेल्स में पाया जाता है। और इसकी जो बड़ी इकाई होती है, इसकी जो बड़ी इकाई होती है वो 60S की होती है और जो छोटी इकाई होती है वो 40S की होती है। अब ये ना सोचना कि 40S और 60S मिलकर तो 100S हो जाते हैं, ये नहीं है। जो अवसादन गुणांक के आधार पर ये 60S का होगा बड़ी इकाई और छोटी इकाई 40S की होगी, तब इसे कहेंगे 80S राइबोसोम। ठीक, तो ये 80S राइबोसोम हो गया। अब इसका कार्य इंपॉर्टेंट है, इसका वर्क क्या है। तो जो राइबोसोम है, तो राइबोसोम कोशा की, इसकी कोशा, चाहे कोशा कहें चाहे कोशिका कहें, बातें करिए, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आपको पूछा जाता है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या होता है कि राइबोसोम। तो इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन और एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन और एंजाइम होते हैं वो राइबोसोम में ही निर्माण होते हैं। मतलब उनका निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। इसीलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपने पूरा राइबोसोम जान लिया। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न हो सकता है आ रहा हो कि ये एस क्या है, एस 70S 80S 30S 50S, ये एस क्या है। तो आपको बता दें, ये जो एस होता है इसे कहते हैं शेप्ड वर्ग यूनिट। क्या कहते हैं इसे, शेप्ड वर्ग यूनिट होती है। ठीक, इकाई होती है। तो इस प्रकार से आपने पूरा राइबोसोम जान लिया। अगर आपको राइबोसोम में या कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।